आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 नासीवाद और हिटलर के उदय के जितने भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझेंगे। तो आइए बिना रुके हम इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उसको शुरू करते हैं। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें कुछ पाठ की रूपरेखा दी गई है जो मुख्य मानी गई है, जैसे वाइमर गणराज्य का जन्म, हिटलर का उदय, नासियों का विश्व दृष्टिकोण, नासी जर्मनी में युवाओं की स्थिति और आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध है। इसके बाद क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 नासीवाद और हिटलर के उदय के लघुत्तरीय प्रश्नों से शुरू कर। यहां से आप लोग देख लीजिए जो लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, कुल 10 क्वेश्चन आपके हैं लघुत्तरीय में और 3 क्वेश्चन आपके विस्तृत में। लघुत्तरीय में केवल 8 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना रुके हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के यूरोप पर क्या प्रभाव पड़े? पहले प्रश्न का उत्तर है युद्ध से मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से पूरे महाद्वीप पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। यानी यूरोप महाद्वीप पर, यूरोप कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। पहले महाद्वीप ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध का पूरे यूरोप पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जिससे यहाँ की स्थिति भयानक हो गई। अब हम दूसरे प्रश्न को देखें। तो आपका दूसरा प्रश्न है वह है वर्साई की संधि की कोई 4 शर्तें लिखें। आप इसे एक कठोर क्यों मानते हैं? यह क्वेश्चन क्लास 10th में प्रत्येक वर्ष आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए उत्तर देखते हैं। मित्र देशों के नाम से प्रसिद्ध इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में हरा दिया और वर्साई की संधि नामक एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के नियम व शर्त अत्यधिक कठोर और अपमानजनक थे। इस संधि के अनुसार निम्नलिखित शर्तें हैं जो आगे दी गई हैं, यही शर्तें थीं। पहली जो शर्त थी, जर्मनी ने अपने समुद्र पार के उपनिवेश, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार आदि फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। दूसरा है जर्मनी की रही सही शक्ति समाप्त करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। तीसरी शर्त है युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण मित्र देशों को हानि हुई और सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। चौथा है खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। यह थी 4 शर्तें। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी में तीसरा जो प्रश्न है आप लोग देख लीजिए, वाइमर संविधान में क्या दोष थे? वाइमर संविधान में क्या दोष थे? अब हम इसके उत्तर को देख। वर्साई की हुई शांति संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 40% आबादी, 3% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा और इसके 2 प्रमुख दोष थे। एक था आर्थिक संकट और दूसरा था राजनीतिक संकट। यानी कि जो वाइमर गणराज्य था उसके दोषों में सबसे प्रमुख जो दोष था वह आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट, यानी स्थिति जो यहाँ पर है वह बहुत ही भयानक हो गई। अब हम अगले प्रश्न की तरफ यानी प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है विश्व को
महाध्वंस के बारे में कैसे पता चला? चौथा प्रश्न है लघु उत्तरी का, विश्व को महाध्वंस के बारे में कैसे पता चला? अब हम इसके उत्तर को देख। नात्सी दौर में दमन की जानकारी पूरी तरह से नहीं मिलती थी, किंतु युद्ध के बाद हिटलर की हार होते ही यहूदियों ने अपनी दर्दनाक दास्तानों को दुनिया के सामने रखना शुरू किया। नाज़ियों ने युद्ध में अपनी आसन्न हार को देखते हुए नाजी विचारों वाले यानी हिटलर के विचारों वालों को दस्तावेजों को जलाना शुरू कर दिया। फिर भी स्मृतियों, भित्ति चित्रों, डायरियों, स्मारकों आदि के माध्यम से उस महाध्वंस की जानकारी दुनिया को मिलती रही। यानी पूरे दुनिया को इसकी भनक कब लगी? जब डायरियों, स्मारकों और भित्ति चित्रों के माध्यम से लोगों को बताया जाने लगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है पांचवा, अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ में स्वयं को अलग रखा, किंतु यह लंबे समय तक इससे अलग ना रख पाया, क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पांचवा प्रश्न इसमें लघु उत्तरी में दिया है। अब हम इसके उत्तर को देखते हैं। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम भूला नहीं था, यानी बहुत अधिक जन और धन की हानि हुई थी। युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक समस्याएं बहुत भयानक थीं। अमेरिका दोबारा से इन सब का सामना करने का इच्छुक नहीं था, किंतु यह लंबे समय तक इससे अलग नहीं रह पाया, क्योंकि जापान पूर्व में अपनी जो शक्ति है वह बहुत तेजी से बढ़ा रहा था। इसी वजह से अमेरिका को हमेशा इसका डर सताता था, इसीलिए यह रह अलग नहीं सका। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, महामंदी ने नाजीवाद को एक जन आंदोलन बनाने में कैसे सहायता की? महामंदी ने नाजीवाद को एक जन आंदोलन बनाने में कैसी सहायता की? अब हम इसके उत्तर को देख। 1930 के दशक के प्रारंभ में नाजी विशेष लोकप्रिय नहीं हो पाए थे। महामंदी के दौरान नाजीवाद एक जन आंदोलन बन गया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। ऐसे में लोगों को नाजी प्रोपेगेंडा में एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां आपका प्रश्न है, जर्मनी को अतिमुद्रास्फीति की ओर ले जाने वाले कारक कौन से थे? यानी जर्मनी में जो मुद्रास्फीति की स्थिति फैल गई वह क्यों फैली थी? आइए बहुत ही आसान तरीके से सातवें प्रश्न का उत्तर देखते हैं हम। जैसे जैसे मार्क की कीमतें गिरती गईं, जरूरी चीजों की कीमत आसमान छूने लगी। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट को बाद में अतिमुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को ही अतिमुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। यानी कि जब कीमत जो है उस पर लगाम ना लगाया जा सके तब उसी को हम लोग अतिमुद्रास्फीति कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लघुत्तरी का आठवां प्रश्न देखते हैं। अमेरिका में महामंदी कैसे आई? इसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्लास 10th में भी आता है और यह सिलेबस में भी है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1929 में जब अमेरिका का सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला स्ट्रीट एक्सचेंज औंधे मुंह गिरा तो यह सुविधा वापस ले ली गई। कीमतों में गिरावट के डर से लोगों ने अपने शेयर बेचने के लिए उन्मुक्त प्रयास किए। एक अकेले दिन 24 अक्टूबर को ही 130 लाख शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। अगले 3 वर्षों में 1929 से 32 के बीच अमेरिका की राष्ट्रीय आमदनी गिरकर 1/3 रह गई। अमेरिका में महामंदी का प्रभाव इस तरह से हुआ
कि वहाँ की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों स्थिति काफी बिगड़ गई। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लघु उत्तरी में केवल यही 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब हम दीर्घ प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्मन अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी का क्या असर पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम इसके उत्तर को देखते हैं। 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतया अमेरिका के लिए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल 4 दिन में 4.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी अर्थव्यवस्था पर ही पड़ा, यानी जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंची। जर्मनी के सर्वहाराकरण का खतरा मंडरा रहा था। सर्वहाराकरण से तात्पर्य गरीब होते हुए मजदूरी की स्थिति में पहुंच जाना। अब दीर्घ का दूसरा प्रश्न देखते हैं। हिटलर ने जर्मनी में एक नस्लवादी राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिटलर ने जर्मनी में एक नस्लवादी राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। अब हम इसके उत्तर को देख। पहला हेडिंग है, नस्लवादी राज्य की स्थापना। नासी शुद्ध और स्वास्थ्य नार्डिक आर्यों का समाज स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए नासियों द्वारा 52 किस्म के अवांछित वर्गा की सूची बनाई गई, जिनका सफाया किया जाने लगा। सबसे ज्यादा अत्याचार यहूदियों पर किया गया। दूसरा हेडिंग है आपका, नस्ली कल्पना लोक, या इसी को यूटोपिया कहा जाता है। नासी अपने आदर्श विश्व के निर्माण, जिसमें शुद्ध नस्लीय नागरिक ही रह सके, के निर्माण में जुट गए। इसका पहला शिकार बना पोलैंड और उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। अपने नस्ली कल्पना लोक की स्थापना के लिए नासियों द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम लाए गए। अब हम तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तीसरा हेडिंग है, नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। जर्मन और यहूदियों के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते थे। जिप्सियों शारीरिक रूप से अक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूली पाठ्य पुस्तक को फिर से लिखा गया, जहां नस्ली भेदभाव को बढ़ाया गया। 10 साल की उम्र के बच्चों को युगफोंक में दाखिला करा दिया गया था, जो युवा संगठन था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई। अगला हेडिंग है, नाजी जर्मनी में महिलाओं की स्थिति। लड़कियों को अच्छी मां और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया जाता था। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना और बच्चों का नाजी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया। 1933 में हिटलर ने कहा, मेरे राज्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नागरिक मां है। अगला जो हेडिंग आपका है, प्रचार की कला। हिटलर ने राजनीति की एक ऐसी नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझाता था लोगों को इसके बारे में। अगला जो आपका हेडिंग है वह है, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। जर्मनी में बहुत सारे लोग हिटलर के इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। यह आपका शिकार है। वे नासीवाद को ही देश की तरक्की का आधार मानने लगे। यानी जो
नासीवाद था वह हिटलर द्वारा लाया गया था। यह हिटलर का एक सिद्धांत था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाजियों के अधीन स्कूलों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाजियों के अधीन स्कूलों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर तीसरे यानी दीर्घ का तीसरा देखते हैं। हिटलर देश के युवाओं में बहुत रुचि रखता था। उसने अनुभव किया कि नाजी समाज का निर्माण बच्चों को नाजी विचारधारा सिखाकर ही संभव है। इस कारण निम्नलिखित दृश्य उभर कर सामने आए। जैसे पहला है, सभी स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण किया गया, जिसका अर्थ था कि वे अध्यापक जो यहूदी थे अथवा जो राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। यह पहला दृश्य था। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। जर्मनों व यहूदियों को एक साथ खेलने या बैठने नहीं दिया जाता था। अगला है टॉपिक, अवांछित बच्चे यहूदी, शारीरिक विकलांग, जिप्सी आदि को स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया और अंततः 1940 में इन्हें गैस चैम्बरों में ले जाया गया। अगला है, स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें पुनः लिखी गई। नस्ल के बारे में नाजी विचारधारा को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान विषय लागू किया गया। पांचवा आपका है, यहाँ तक कि गणित की कक्षाओं के जरिए भी यहूदियों की खास छवि गढ़ने का प्रयास किया जाता। अगला है, बच्चों को वफादार आज्ञाकारी बनना, यहूदियों से घृणा करना और हिटलर की पूजा करना सिखाया जाता था। अगला है, खेल सिखाने का उद्देश्य बच्चों में हिंसा एवं आक्रामकता पैदा करना था। हिटलर का विश्वास था कि मुक्केबाजी लड़कों को पत्थर दिल, मजबूत एवं मर्दाना बना देगी। अगला अब हम 8वां देखते हैं। युवा संगठनों को जर्मन युवकों को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। क्लास 9th के बच्चों का इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान का जो पहला भाग है इतिहास, वह चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। इसमें सीरियल से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके उत्तर इसमें बताए गए हैं। आप सभी विद्यार्थी जो नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलते हैं। इसके साथ साथ 2023 से जो बोर्ड एग्जाम बच्चे क्लास 10th के दे रहे हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे प्रत्येक विषय में 20 नंबर, वह बहुत ही आसान तरीके से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप सभी लोग इसे अच्छे से नोट कर लें।